नमस्कार, इंडियन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज हम एक खास मेहमान के साथ हैं। एक सदस्य के तौर पर आम आदमी की तरफ से गए भूपत भाई बयाणी। भूपत भाई बयाणी, ये जो बयाणी सरनेम है, ये गुजरात में पटेल कम्युनिटी में आता है। और पटेल कम्युनिटी गुजरात की डोमेन कम्युनिटी होती है। हम बात करेंगे भूपत भाई से, उनके सामाजिक जीवन पे, उनके राजनीतिक जीवन पे, पटेल कम्युनिटी की पॉलिटिक्स पे, आम आदमी की पॉलिटिक्स पे और उन तमाम मुद्दों पे जो गुजरात को प्रभावित करते हैं, जो गुजराती को प्रभावित करते हैं। भूपत भाई, आपका स्वागत है। जी। लेकिन एमएलए कंफर्टेबल हैं टैबलेट ऑनलाइन? क्योंकि गुजरात के एमएलए का, और गुजरात नहीं, देश के किसी भी स्टेट के एमएलए का जब हम एक स्टैंडर्ड देखते हैं, जो भी आदमी 50 साल के ऊपर का है, वो टेक्नोलॉजी कंफर्टेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो नहीं है ना। लेकिन मैं मानता हूँ इतनी भी दिक्कत नहीं है। सीखना पड़ेगा ज़्यादातर एमएलएस को, और सीखने के बाद करना ही है आने वाले दिनों में। ये जो युग है, ये युग ही टेक्नोलॉजी का युग है, आधुनिक युग है। तो इस युग में अगर राजनीति के क्षेत्र में काम करना है तो सब कुछ सीखना पड़ेगा, आगे आके सब कुछ करना भी पड़ेगा। और लोगों के हित में, जनता के हित में अगर काम करना है तो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना ही होगा। लेकिन आपके नेता ने और कांग्रेस के नेता ने, विधायक दल के दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत करने से आज इनकार कर दिया। जिस समय राष्ट्रपति हाउस में एड्रेस कर रही थी, उसी समय अपोजिशन का आरोप था कि कालोल नगर पालिका के उनके पार्षदों को पुलिस बल पे किडनैप किया गया है। तो ये तो डेमोक्रेसी में पावर पॉलिटिक्स ही है। हाँ, ऐसा सब कुछ चलता रहता है, ये पॉलिटिकल बात है। और वास्तविकता जो है वो सही है, जो मैं बताया आपको कि समय के साथ चलना ही होगा। पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं, पॉलिटिकल जो बात है, वो बात की बात है, वो तो राजनीति में चलता रहता है। आपका पॉलिटिकल करियर कहता था, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आप बीजेपी में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आए, इलेक्टेड हुए। मैं गुजरात इलेक्शन को देखा था। उस समय यदि आपकी एक कोई सीट कंफर्म मानी जाती थी, तो आपकी और डडियापाड़ा में से मानी जाती थी कि इन दो में से एक तो पक्का आएगी, यदि आम आदमी पार्टी को एक सीट आएगी। तो आपको पार्टी क्यों छोड़े, और दोनों पार्टियों के बीच में अंतर क्या है? दोनों पार्टियों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। और मेरा भाजपा से निकल जाना, ये भी एक मेरे ख्याल से बहुत ही दुखद रहा वो दिन मेरे लिए, क्योंकि मैं भाजपा में ही पला बड़ा हुआ हूँ। लेकिन कुछ लोग जो भाजपा में जो राजनीति, छिछरी राजनीति करने लगे, और हमारी विचारधारा के खिलाफ था ये सब। भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो कभी हार मानने वाला कार्यकर्ता नहीं है। आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता होगा तो, आईएसएस में कार्यकर्ता कहाँ होते हैं? वहाँ तो स्वयंसेवक होते हैं। अरे हम भी स्वयंसेवक रहे हैं ना बचपन में। हाँ, तो स्वयंसेवक होता है ना। हाँ, हम स्वयंसेवक है, आप बाल स्वयंसेवक थे। हाँ, बाल स्वयंसेवक था मैं आरएसएस में। तो ये जो संगठन का जो घड़तर हुआ है वो तो आरएसएस में ही हुआ है। बाद में बीजेपी, जब हम युवा हुए तो बीजेपी ज्वाइन किया था। और बीजेपी का जो विचारधारा है मूल, उसमें मैं बड़ा हुआ हूँ और मेरे अंदर ये सब पड़ा हुआ है। तो मेरे लिए बहुत ही कठिन था भाजपा से निकलना। लेकिन जो छिछली राजनीति करने वाले लोग मुझे काम नहीं करने देते थे, इस वजह से मैं पार्टी छोड़नी पड़ी थी। और ऐसा कोई कारण भी नहीं था राजनीति छोड़ दूँ या भाजपा में ही रहूँ, ये मैं मक्कमता से निर्णय किया हुआ था। लेकिन हमारे लोगों ने हमको राजनीति छोड़ने नहीं दिया, और भाजपा में मुझे शांति से काम नहीं करने देते थे ये छिछली राजनीति करने वाले लोग। तो आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक तौर पे मुझे अच्छी लगी, और
मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। आइडियोलॉजिकली कितना डिफरेंस है संघ के बैकग्राउंड के आदमी को, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत के कल्पना वाले आदमी को, शाखा में जाने वाले आदमी को, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो सेकुलर, इक्वलिटी, मार्क्सिज्म के नज़दीक है, सोशलिज्म के इफेक्टेड है। दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। भाजपा की जो आइडियोलॉजी है और आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और ये कभी मैच नहीं हो पाएगा दोनों ही पार्टी का। आप कैसे एडजस्ट कर रहे या अभी वो क्लैश आता है इसीलिए? ऐसा क्लेश आता है तो संभाल लेते हैं और अभी तो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम करना है। लोगों ने हम पे विश्वास किया है, हमको चुनाव जितवाया है। हम तो किसान हैं, किसान के बेटे को चुनाव जितवा कर असेंबली में भेजा है लोगों ने। तो ये सभी बातें मन में रखकर लोगों के लिए कैसे काम करे, लोगों के विकास के लिए कैसे काम करे, जनता का भला कैसे हो सके, आरोग्य की बाबत हो, शिक्षा की बाबत हो, विकास के कामों की बाबत हो, सिंचाई की बाबत हो, ऐसी बाबतों में हम ज़्यादातर कैसे काम कर सके, किसानों के लिए कैसे काम कर सके, मज़दूरों के लिए कैसे काम कर सके, बच्चों की शिक्षा के लिए कैसे काम कर सके, ये हमारा मेन जो मुद्दे हैं जनता के लिए, उस दिशा में हम अच्छी तरह से अभी तो काम कर रहे हैं और पुनः से सभी काम भी करवा लेते हैं, हो जाता है। अभी तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती। लेकिन आपके जीतने के बाद तो सी.आर. पाटिल ने एक्सेप्ट कर लिया था ना कि आप घर वापसी कर लीजिए, आप लगभग नज़दीक पहुंच भी गए थे। हाँ, वो आपका कन्वर्सेशन भी हो गया था। हाँ, ऐसा शुरुआत में ऐसा हुआ था और मैं तो भाजपा में बहुत काम किया हूँ, तो अच्छा कार्यकर्ता की जो परख अच्छे नेताओं को होती है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है उसने मुझे परखा और बोला कि भाई आप घर वापसी कर लो और भाजपा में आ जाओ, तो लोगों का काम भी हो जाएगा और आपका जो मान सम्मान है वो भी आपको मिल जाएगा। मैं बोला सभी कार्यकर्ताओं से, जनता से पूछ के मैं निर्णय करूँगा। वहाँ तक बात हुई थी, इसके बाद कोई बात नहीं हुई और कोई मुलाकात भी नहीं हुई है। जितना मीडिया रिपोर्ट्स है, मैं आपके इंटरव्यू के पहले गूगल सर्च कर रहा था आपको लेके, आपकी फैमिली से अपोज आया, शायद आपके पिताजी ने मना किया, खबरदार उधर नहीं जाना, पॉलिटिक्स छोड़ देना। ये सही है गलत है मैं नहीं जानता, आप ये बिल्कुल गलत है। मेरे पिताजी एक किसान हैं और राजनीति की जो बात है वो बिल्कुल इसमें रुचि नहीं रखते हैं और अभी तो उनकी 70 साल उनकी आयु हो चुकी है और किसान है, अभी खेतीबाड़ी करते हैं मेरे पिताजी। तो राजनीति में मुझे क्या करना है वो अभी तक मुझे इतनी बड़ी मेरी राजकीय कारकिर्दी है, मेरा करियर है राजकीय, तो मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे नहीं रोका टोका और कभी भी कुछ बोला भी नहीं। तो वो इस बाबतों से बिल्कुल अनजान है, कुछ भी इसमें जानते नहीं है। किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल 100% बिल्कुल गलत बात है। आप कहते हैं, आप मान लेते हैं कि 100% गलत है। अब बात आते हैं आपकी कम्युनिटी में, आप पटेल कम्युनिटी से हैं। पटेल कम्युनिटी गुजरात की डोमेन कम्युनिटी है। हर चुनाव में पटेल कम्युनिटी का कोई एक बड़ा हिस्सा बागी होता है। 2007 लीजिए, 12 लीजिए, 17 लीजिए, 22 लीजिए, उसके बाद वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। पाटीदार आंदोलन के बाद जिस तरह से उसका पतन हुआ, उसको आप एज द कम्युनिटी पर्सन कैसे देखते हो? पॉलिटिक्स तो अपनी अपनी तरह से नहीं, हमारी जो कम्युनिटी है वो ऐसा है, हमारी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं, मक्कम होते हैं और किसी भी बात का मक्कमता से सामना कर सकते हैं, इतने सक्षम हैं। तो इतनी सक्षम जो कम्युनिटी होती है
उस कम्युनिटी को किसी न किसी बात पे ऐसा लगता होगा हमारे बड़े नेताओं को, तो ऐसा चुनाव में सब होता रहता है। मगर हमारी जो कम्युनिटी है वो हमेशा से ही भाजपा के साथ रही है। जो मतदाता है हमारी कम्युनिटी के, वो मतदाता की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपकी कम्युनिटी भाजपा के साथ थी। भाजपा तो 28 साल 30 साल की पार्टी है, आपकी कम्युनिटी तो लंबी ही है ना। सरदार पटेल की कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी है ना। भाजपा 95 में जब इधर चुनाव जीती पहली बार, केशु भाई के टाइम। हाँ केशु भाई के टाइम, उससे पहले भी 90 में भी 67 सीटें थी केशु भाई के पास। तो 90 से शुरुआत हुई थी, 90 से अभी 2023 तक हमारी कम्युनिटी का जो मतदाता है वो भाजपा के साथ रहा है। नेता लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं, ये चलता रहता है। मगर जो मतदाता है वो मतदाता भाजपा के साथ रहा है। फिर आप कैसे जीत गए भाजपा के खिलाफ? मैं जीता वो अलग बात है, मैं तो समाज का सेवक हूँ, समाज की बहुत सेवा की हुई है। आरोग्य की बाबत में काम किया है, शिक्षा की बाबत में काम किया है। जो हमारे विस्तार में किसी भी कम्युनिटी की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनका ब्याह किया है। हम हिंदू संस्कृति में गाय को माता मानते हैं, तो गाय माता की सेवा की है। जो लैंड गौचर होती है उसका भी डेवलपिंग किया है। मैं अपने तालुके में, अपने गांव में बड़ी बड़ी समाज भवन बनाए हैं लोगों के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए काम किया है। तो इस वजह से मैं सभी का फ़ोन उठाता हूँ, किसानों का फ़ोन उठाता हूँ, मज़दूरों का फ़ोन उठाता हूँ। किसी को भी कोई भी छोटी बड़ी कहीं भी दिक्कत आई और मुझे मिल ली है, मुझे फ़ोन कर दिया, तो मैं उसका काम 100% ध्यान रख के करता हूँ, अपना पूरा समय निकालता हूँ। इस वजह से मैं चुनाव जीता हूँ। ये अलग बात है, व्यक्ति के तौर पे मेरी कम्युनिटी मेरे साथ है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इसे मेरे किस्से में ऐसा नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ रही थी हमारी कम्युनिटी, विधानसभा में कांग्रेस के साथ रही थी। हमारी सीट की बात कर रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं मुझे वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मैं अपने सीट की बात कर रहा हूँ। पूरी कम्युनिटी जो है वो नेता लोग जो है वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, भाजपा के साथ, भाजपा के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी जो पूरी कम्युनिटी है पूरे गुजरात की, मैं उसका जो मतदाता है हमारी कम्युनिटी का वो भाजपा के साथ रहा। सूरत में हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, तो सभी सीटें भाजपा को ही देती है हमारी कम्युनिटी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो गुजरात में पैदा भी सूरत में ही हुई है, और आपकी कम्युनिटी ने ही पैदा किया ना। वो जो स्टेशन के स्टेप का हिस्सा है 8 किलोमीटर का, वहीं सब सीटें मिली आम आदमी पार्टी को। कॉर्पोरेशन में जो 27 सीटें मिली, कॉरपोरेशन में मिली। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा भाजपा को दी है। तो हमारी कम्युनिटी सरकार में भाजपा की सरकार बने ऐसा सोचती है। और एक तबका जो ऐसा है वो भाजपा की सरकार नहीं बने, एक तबका जो छोटा तबका है वो ये सोचता है। आपकी जितनी टॉप लीडरशिप थी आपके कम्युनिटी की और आपके पार्टी की दोनों की, गोपाल इटालिया, मनोज सेठिया, जाम धड़ुक, सबके सब हारे ना। अल्पेश कथैया जो पास के कन्वीनर थे, तमाम जो आपकी टॉप अथॉरिटी तो सूरत से चुनाव लड़े रही थी, वो सब बुरी तरह से हारे। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ ना आपको। सरकार बनने की अगर बात आती है तो हमारी कम्युनिटी भाजपा के खिलाफ नहीं जाती है। सरकार बनने की जब बात आती है, तब कॉरपोरेशन की बात आती है, छोटा बड़ा जो इश्यू होता है सरकार के साथ, तो छोटे बड़े जब चुनाव होते हैं, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, तालुका जिला परिषद का जो चुनाव है, उसमें विरोध कर लेते हैं, भाजपा को हरा भी देते हैं। मगर जब सरकार बनाने की बात आती है तब तो भाजपा के साथ ही रहती है हमारी कम्युनिटी। ये मोहब्बत का कारण क्या है? लड़ेंगे भी लेकिन साथ भी चलेंगे। मेरे ख्याल से मोहब्बत
का ऐसा कोई कारण नहीं है। बिना कारण के तो कोई कम्युनिटी किसी के साथ। मैं बोला ना आपको, हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही सक्षम है, विचारने में भी बहुत ही सक्षम है। कोई कारण तो होगा। तो ये कारण मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी कम्युनिटी को स्थिर शासन चाहिए, स्थिर शासन और सक्षम नेतृत्व चाहिए। राष्ट्र का हित किस में है वो भी अच्छी तरह से सोचती है हमारी कम्युनिटी। तो ये सभी बातें निकल के आती होगी जिस पार्टी में, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आपके साथ बात करके ऐसा लगता है कि हम बीजेपी के एमएलए से बात कर रहे हैं। एमएलए में आम आदमी पार्टी का हूँ, ये अलग बात है। मैं जो बता रहा हूँ, आप जो पूछे हैं मुझे प्रश्न, उसका मैं सही उत्तर दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है मैं भाजपा की तरफदारी से बोल, ऐसी बात नहीं है। और राजकीय खेलदिली भी होनी चाहिए ना। पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ वैल्यू होनी चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है। मैं जो बोल रहा हूँ राजकीय खेलदिली से बोल रहा हूँ। मेरी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो बहुत बातें छुपा कर बात। और वो झूठ समझ में आता है। शाम तक गाली देते, दूसरे दिन जाके मैंडेट ले आते। मीडिया के सामने जो बोलता हूँ वही बात जनता के बीच जाके बोलता हूँ, वही बात विरोधियों के साथ डिबेट होती है तो तब भी मैं यही बात बोलता हूँ। एक जो राजनीति में जो निखालसता होनी चाहिए, खेलदिली होनी चाहिए, वो सभी रख के राजनीति में मैं हूँ, अलग व्यक्ति हूँ। ऐसा मेरा अगर स्वार्थ आ जाए तो मैं गलत बोल दूँ, ऐसा व्यक्ति मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पर सही बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का भविष्य आप गुजरात में कैसे देखते हैं? क्योंकि असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, जो रिजल्ट आए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, अब वो फैक्टर नहीं बचे। असेंबली इलेक्शन के लिए लगभग पूरा दिल्ली और पंजाब एक साल से यहाँ पड़ा था। हाई एक लंबा चौड़ा खर्च का चुनाव था, पूरा संगठन लगा था। केजरीवाल, भगवत मान तो ऐसे लगता था कि सौराष्ट्र के इंचार्ज बन गए हैं पंजाब के सीएम की जगह। रिजल्ट के बाद ना तो अब दिल्ली का वो अटेंशन है, आपकी लीडरशिप भी बिगड़ गई। गोपाल इटालिया बम्बई चले गए, महाराष्ट्र के प्रभारी बन के। जो एक ट्राइबल मूवमेंट, जो आपके इशूज़ थे, एजुकेशन, हॉस्पिटल, लाइट, फ्री कनेक्शन, अब वो इशू नहीं बचे हैं। तो पार्लियामेंट को लेके भविष्य में गुजरात को, क्योंकि गुजरात नॉर्मली तीसरी पार्टी को जगह नहीं देता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये मिथक तोड़ा। हमारी पार्टी में जो बदलाव हुआ है चुनाव के बाद, वो तो एक प्रक्रिया का भाग है। चुनाव के बाद गोपाल भाई को विशेष जवाबदारी मिली ना, राष्ट्रीय टीम में उनको स्थान मिला, उनकी कामगिरी अच्छी रही। सर, आपके बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोपाल भाई को गुजरात से बाहर के खत्म कर दिया। ये तो उसकी सोच अलग है, गलत है। गोपाल भाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और पार्टी को 41 लाख वोट मिले, तो गोपाल भाई के नेतृत्व में और ईशुदान भाई के नेतृत्व में वोट मिले। पहली दफ़ा जब चुनाव लड़ी है पार्टी। लेकिन ना यीशु भाई जीते ना गोपाल भाई जीते भूपत भाई। हमारा शीर्ष नेतृत्व चुनाव नहीं जीत पाया, उसका बहुत सारे कारण हैं। क्या? इसका कारण ये नहीं है कि ये लोग अच्छे लोग नहीं, क्या? हमें कारण बताऊँ आपको। पहली बार चुनाव लड़े, उनकी राजकीय जो कारकिर्दी है वो बहुत ही छोटी है। गोपाल भाई की राजकीय कारकिर्दी वो 7-8 बरस की है। 8 बरस में ये किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बने पहले, फिर अध्यक्ष बने, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले ही चुनाव में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के सामने चुनाव लड़े, बहुत ही मक्कमता से चुनाव लड़े, और ऐसा इतना अच्छा जो परफॉर्मेंस दिखाया, वो बहुत ही बड़ी बात है। आप समझिए, 100 साल पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस, उनकी 17 सीट आती है, और आम आदमी पार्टी जब पहली दफ़ा चुनाव लड़ी उनकी 5 ही सीट आती है, 5। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा पार्टी का। लेकिन जो राजनीति में समय चाहिए वो कम था ना। पहली दफ़ा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो बहुत ही अच्छा रहा। गोपाल भाई ने बहुत अच्छा काम किया। ईशुदान भाई गढ़वी, वो तो
किसानों के लिए बहुत ही सरकार के सामने मुद्दा उठाए हैं, किसानों के हित में बहुत ही सरकार के सामने डिबेट किए हैं, खेडूतों के हित में बहुत ही काम किया है। तो पहली ही बार चुनाव लड़े और इतनी बड़ी पार्टी के सामने चुनाव लड़े, इसमें भी जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है ये सभी भाजपा के फेवर में था, तो इसलिए चुनाव हारे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व। इनका मतलब ये नहीं निकाल सकते कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छा काम नहीं किया। बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और मतदाताओं ने भी उन पर विश्वास किया। बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं ईसुदान भाई हमारे, बहुत ही कम मार्जिन से। अगली बार आप देख लीजिए। लेकिन विक्रम मैडम कहते हैं यीशु भाई के कारण ना मैं भी हार गया, यीशु भाई भी नहीं जीते। मैं पहले दिन से कहा था ये बीजेपी की बी टीम। बिल्कुल बीजेपी की बी टीम नहीं। अगर बीजेपी की बी टीम होती तो केजरीवाल जी इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें तो थोड़े ही जाते, तो इंडिया में रहते ना। ये बड़ा अच्छी आपने बात की कि केजरीवाल जी इंडिया के गठबंधन में है। गुजरात में यीशु भाई कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। आधे घंटे में कांग्रेस कहती है नहीं भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, हम इनके साथ लड़ने वाले नहीं हैं। 1 घंटे बाद फिर कांग्रेस कहती है कि नहीं ये दिल्ली तय कहेगी कि हम साथ में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, आप दोनों अलग लड़ रहे हैं। राजस्थान में आप दोनों अलग लड़ रहे हैं, आपको भी कोई जिम्मेदारी मिली होगी राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में आप अलग लड़ रहे हैं। पंजाब में आपकी दोनों की लाठियाँ चल रही हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है सरकार के खिलाफ। वहाँ का पूरा पीसीसी का जो लीडरशिप है वो मान साहब के पीछे पड़ा है। तो ये आपका जो मोहब्बत है ये कौन सी मोहब्बत है? आप इंडिया में हैं कि इंडिया में? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन ये सब हकीकत है ना जो मैं कह रहा हूँ। ये बिल्कुल हकीकत है और ये सब जनता देख भी रही है और सुन भी रही है। मेरे ख्याल से गुजरात में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो आंकड़ा। भाजपा को टक्कर दे सके इतना ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका। और पार्टी की जो चुनाव जीतने वाली जो होती है सभी योजनाएं, उसकी कामगिरी वो उनके पास नहीं है, समझिए बात। इसलिए गुजरात में उनको परिणाम नहीं मिल रहा है। रही बात केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की इंडिया में रहने की, और एमपी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात जो आपने बताए स्टेट वाइज जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अलग हैं। गुजरात में अगर कांग्रेस में थोड़े सा भी दम होता, थोड़ा सा भी, तो हमारी जो अब की विधानसभा है उनमें विधानसभा पक्ष का नेता तय किया जा सकता था। आप बात समझिए। अभी विपक्ष के नेता के रूप में बंधारणीय नहीं है पद है वो अमित भाई चावड़ा का। अमित भाई दल के नेता है, विपक्ष दल के नेता है, लेकिन जो विधानसभा लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं। हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। तो ये आप समझिए, हमारे 5 एमएलए थे तो हमसे हमारे प्रमुख साहब ईसुदान भाई से मिल के बैठ के रास्ता निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? निकल सकता था, नहीं निकाला। तो भाजपा की बी टीम तो ये लोग हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं है। चाहते तो विपक्ष दल के नेता बन सकते थे, नहीं किया। इतनी राजकीय सूझबूझ अगर नहीं है या तो इरादापूर्वक करना नहीं चाहते, तो कांग्रेस जो है वो मैं मानता हूँ बी टीम कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है ये तो अभी जनता को देखना है। समझिए बात। इतनी बड़ी विधानसभा, इतना अच्छा राज्य और विपक्ष का नेता नहीं बना पाए, संख्या बल भी है ना। हाँ 27-22 हो जाते हैं, 19 ही चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ईसुदान भाई ने मना नहीं किया, समझिए बात। लेकिन करना नहीं चाहते, अथवा ऐसी कोई सूझबूझ नहीं है। तो कांग्रेस वाले हमको भाजपा की बी टीम बोलते हैं, तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ ये तो सही बात है ना कि नहीं किया। करना चाहे तो हो सकता था, लेकिन किया नहीं, तो बी टीम तो मुझे ये लोग लग रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाते हैं,
और जब से शक्ति भाई प्रेसिडेंट बने हैं, हर 10 दिन में आम आदमी पार्टी का एक तबका या कुछ लीडर्स अपने फॉलोअर्स के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो चेक गेम हो गया ना, म्यूजिक चेयर। आप साथ में भी हैं और आपकी पार्टी तोड़ है। कल राठवा जी गए, वो आपके असेंबली कैंडिडेट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, ऐसे तमाम नाम है ना, लगभग हर 10 दिन में कोई ना कोई। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में थोड़े ज़्यादा कोई भी नेताओं को तकलीफ तो सहनी ही पड़ती है, किसी भी दल में। तो वो किस विचार से, किस उद्देश्य से पार्टी छोड़ी, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ऐसा आपको बता सकता हूँ कि किसी भी दल में किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता लोग को थोड़ा घना प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वो सहना चाहिए। और शक्ति सिंह गोहिल जी जब प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, तो वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता रहे हैं, गुजरात में अच्छा काम किया है पिछले कई सालों में। तो वो अपनी बुद्धि से, अपने कुने से काम कर रहे हैं। तो पार्टी का अगर 17 पे आ गई है, 80 से 80 सीटें थी, अब 17 पे है, तो पार्टी को खड़ा करने के लिए शक्ति भाई को शीर्ष नेतृत्व ने जवाबदारी दी है गुजरात की। तो गुजरात में थोड़ा बहुत तो वो करेंगे, बहुत पुराने हैं और अच्छा काम पिछले कई सालों में किए हैं, तो करेंगे। और ये ऐसा चुनाव लोकसभा का भी सर पे है, तो ऐसा आना जाना, दल बदल तो होता रहेगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही। आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल के लड़े तो बीजेपी को रोक सकती है, खाता खुलेगा नहीं खुलेगा? क्योंकि पिछले 2 पार्लियामेंट के रिजल्ट यदि हम देखें तो अपोजिशन ने खाता नहीं खोल पाए, और दोनों चुनाव आम आदमी पार्टी भी लड़ी ही थी, जहां कैंडिडेट थे वहां लड़ी थी। अगर मिल के लड़े तो दोनों ही पार्टी को फायदा रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। पिछले चुनाव की बात करें विधानसभा की, तो भाजपा का जो वोट शेयर था वो 52% था। दोनों के वोट मिला दो, फिर भी सरकार नहीं बन रही थी, ज़्यादा दूर। ये तो जनता है, जनता तय करेगी क्या करना है। मगर मैं ऐसा मानता हूँ, दोनों पार्टी अगर मिल के चुनाव लड़ेगी तो दोनों ही पार्टी को फायदा मिलेगा। ये तो भाई कांग्रेस है, विपक्ष का नेता नहीं चाहिए, तो लोकसभा की सीट चाहिए या नहीं चाहिए तो इनको तय करना है। आप बड़े भोलेपन से जवाब दे हैं, ये अच्छी बात है। नेता साथे हो ना तो वो बड़ा खतरनाक होता है। यदि हम इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, भूपत भयाणी पार्लियामेंट लड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी से, अपनी पार्टी के सिंगल एमएलए हैं, और आपकी कम्युनिटी तो पावर मांगती है, उसको पावर अच्छा लगता है, तो आप पार्लियामेंट लड़ेंगे? अभी तो मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। ये जो बात है वो तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको तय करनी है। किस हाँ, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आपको असेंबली लड़नी थी, आपने तय किया, पार्टी बदली, चुनाव लड़ लिए, और आप कह देते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तैयार तो आपको होना होगा ना। पार्टी को भी तय करना होगा ना, मैं तय करूंगा ऐसे? आप तय करेंगे तो पार्टी तय ही कर लेगी, आप चाहे पढ़ लोगी तो है जो मांगने वाले। अभी तो बहुत समय है लोकसभा चुनाव में, तो आने वाले दिनों में सभी हमारे विस्तार के जो कार्यकर्ता है, हमारे जो लीडर्स हैं ग्राउंड पे, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, और हमारी कम्युनिटी के साथ चलने वाले भी बहुत कम्युनिटी है हमारे एरिया में, वो सभी कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे आगेवान हैं, अच्छे लीडर्स हैं, वो सब मिलके अगर कहेंगे तो सोचेंगे। मैं अपनी तौर से नहीं सोचा हूँ। आपकी पार्लियामेंट की हालत क्या है? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी हालत क्या है? उसमें बीजेपी स्ट्रांग है,
लगभग जोड़ लीजिए पिछले असेंबली रिजल्ट को भी, तो लगभग 2.5-3 लाख से बीजेपी आगे है, तो वो टफ ही है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, मैं लोकसभा की पहले बात करता हूं आपको। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव थे, उनमें भाजपा करीब 1.5 लाख मतों से जीती थी 2019। बाद में विधानसभा के चुनाव 2023, तो हमारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी को जो वोट मिला और भाजपा को जो वोट मिला, तो उसमें भाजपा करीब 30,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे है। यदि अलग अलग जोड़ो तो। तो मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत वाली सीट है। बीजेपी के लिए हाँ, थोड़ी दिक्कत वाली सीट है। यदि कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ लड़ती है तो भूपत बयानी ये कहते हैं कि उनकी जो पार्लियामेंट की सीट है उसमें बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ हराया जा सकता है, मैं ऐसा बोला कि थोड़ी दिक्कत वाली सीट है। अभी तो चुनाव में बहुत समय है, कोई भी पार्टी तोड़जोड़ कर सकती है, कोई भी नेता इधर उधर आ सकता है। और हमारी लोकसभा सीट में जो कम्युनिटी की बात करें, तो इसमें 5-6 कम्युनिटी ऐसी है कि जो रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। जो कोली समाज है वो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है हमारी लोकसभा में, पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर में हमारी कम्युनिटी आती है। और हमारे बाद की जो कम्युनिटी होती है, हमसे हमारे कम्युनिटी से छोटी, आहिर समाज है, कारड़िया समाज है, ओबीसी कम्युनिटी। हाँ ओबीसी में 6-7 कम्युनिटी ऐसी है कि वो रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। आपकी कांस्टिट्यूंसी के मुद्दे क्या है और एमएलए बनने के बाद आपने उनको हल करने के लिए क्या किया? हमारा मुद्दा किसानों के लिए है। हमारे किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए बिजली भी चाहिए। हमारे जो फसल होती है उनके अच्छे दाम हमारे किसानों को चाहिए। हमारे यहाँ किसानों के साथ साथ बड़ी तादाद में मज़दूर लोग भी रहते हैं। अगर किसानों के पास कुछ नहीं होगा तो मज़दूर तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे किसानों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में, पिछले कई वर्षों में काम किया है किसानों के लिए। आने वाले दिनों में भी मेरा एजेंडा यही है कि हमारे किसानों को सिंचाई का पानी मिले, समय से बिजली मिले, और जो रासायनिक खातर वगैरह जो होती है उसका जो अभी रेट है वो कम किया जाए, हमारे किसानों को फ़ायदा मिले। अगर अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हुई है तो सरकार की ओर से हमारे किसानों को राहत मिले, कुछ फ़ायदा मिले। हमारे एरिया में जो रोड रास्ते हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, तो हमारे एरिया में अच्छे रोड रास्ते बने, और ऐसी दिशा में काम मैं करूँगा आने वाले दिनों में। अभी तक क्या किया? 6 महीने लगभग 6 नहीं 8 महीने हो गए। नहीं, 2 महीने तो सेशन ही नहीं हुआ। अभी तक मैं जो किया है, जो सरकार की ओर से सवनी योजना, इसके बारे में आप जानते होंगे। सवनी योजना को जो पानी है, तो ये पानी में किसानों के लिए लाया, और जो नदियाँ है हमारी, वो नदियों में पानी दिलवाया किसानों को। ये बहुत ही कठिन कार्य था, ये मैं किया और परिणाम भी लाया। जब बिपोरजोय का जो खतरा आया, तूफान, तो तूफान में भी हम किसानों के साथ रहे और मज़दूरों को सब खाना पीने की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था की। सरकार की ओर से किसानों को फ़ायदा मिले, जिनका नुकसान हुआ है, ये दिशा में काम किया। अभी अतिवृष्टि हुई
हमारे विस्तार में गुजरात का सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, तो हम मुख्यमंत्री को भी रजूआत की कि हमारे किसानों को फ़ायदा मिले, हमारे ज़िले के किसानों को पैकेज मिले। इस दिशा में बहुत काम किया हो। पिछले 3-4 महीने पहले जब रासायनिक खातर की तंगी हुई थी, तब भी मैं डायरेक्ट कंपनी में से हमारी सहकारी मंडलियों को खातर भी दिलवाया, झगड़ा करके, लेकिन दिलवाया। तो किसी भी तरह से झगड़ा करना पड़े तो झगड़ा भी करेंगे, प्यार से हो जाए तो प्यार से काम करेंगे, लेकिन चाहिए कुछ किसानों के लिए वो चाहिए। इसमें कोई मैं बांधछोड़ नहीं करूँगा। 10 साल बाद भूपेंद्र भयाणी अपने आप को कहाँ देखते हैं? हर आदमी का एक टारगेट होता है ना, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे टीचर बनना है। भूपेंद्र भयाणी को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? सेंट्रल पॉलिटिक्स में, स्टेट पॉलिटिक्स में, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स, कहाँ आप अपने आप को देखते हैं? मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ, लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, जनता के बीच रहना चाहता हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा दूर चला जाऊँगा तो मैं ज़मीन के साथ जुड़ के नहीं रह पाऊँगा। और हमारे जो लोग हैं वो पूरी हमदर्दी के साथ मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो मैं इन लोगों को छोड़ के अब दूर नहीं जाना चाहता। हमारे किसानों के बीच रहना चाहता हूँ, हमारी जनता के बीच रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनका काम करना चाहता हूँ। तो इतना बस मुझे संतोष है और इससे दूर मैं नहीं जाना चाहता। पब्लिक लाइफ का एक ऐसा कोई संघर्ष जिसके बाद आपको लगा हो कि नहीं, ये किया ना, अच्छा किया, संतोष हुआ, वो संघर्ष का फल मिला? बहुत संघर्ष में जीवन में किया है, बहुत ही संघर्ष किया है। मैं जो डायमंड का काम होता है ना, हीरा घिसना, हाँ, मैं इस क्षेत्र में मजदूरी करता था। और जब मैं बचपन में स्कूल में अभ्यास करता था तब मैं शाखा में जाता था। फिर गरीब परिवार से हूँ, छोटा परिवार है, किसान का बेटा हूँ, तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। तो वो इसमें तो कोई खराबी नहीं है, किया, बहुत काम किया। मगर मेरी पहले से ही बचपन से ही एक सोच रही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, जिद करो, दुनिया बदलो। और परिणाम कैसे क्यों नहीं आता, आना ही चाहिए। अगर हमारी अपेक्षा गलत है तो परिणाम नहीं आएगा, हमारी अपेक्षा सही है, हमारा मुद्दा सही है तो परिणाम क्यों नहीं आएगा, परिणाम लाना चाहिए। ऐसी जिद से मैं राजनीति में आया था। राजनीति में कब आया? मैं राजनीति में जब 1995 में, केशव भाई की जब पहली फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट बनी देश में, तो हमारी सीट से ही बापा जीते और मुख्यमंत्री बने थे। मैं उसी सीट से आज एमएलए हूँ। वही सीट, तब मैं 18 साल का था और तब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो आपने देखा, ये केशव भाई के नेतृत्व में 1995 में देश में पहली बार गुजरात में फुल मेजोरिटी की बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। तब ये पहली बार वोटर बने थे और आज पहली बार एमएलए बने। भूपत भाई की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि यह इनके जो मुंह में है वही दिल में है, ना बिके ना बिकेंगे, ये इनके क्षेत्र के लोग कहते हैं। हमने फेसबुक पे कमेंट्स मंगाए थे कि सवाल बताइएगा, हम भूपत भाई का इंटरव्यू करने वाले हैं। तो इनकी कांचुंसी के लोगों ने कहा था कि उनसे ये जरूर पूछ लीजिएगा कि उनका मन तो अभी भी बीजेपी में है ना। इस जवाब के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। सर, ये सवाल का जवाब ऐसा आप सवाल किया वो ठीक है, मैं इसका उत्तर भी दे देता हूँ। नहीं, आपकी कांचुंसी के लोगों ने पूछा था। हम फेसबुक पे जब एमएलए का इंटरव्यू करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं कि भाई इनसे कोई सवाल है पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको सीधी तरह से नहीं जानते। तो उसमें से कई लोगों का जो एक कॉमन सवाल था वो ये था कि बीजेपी के जो वर्कर हैं आज भी वो भूपत भाई को अपना एमएलए मानते हैं और बड़े अधिकार से जाके अपना काम कराते हैं।
और भूपत भाई भी उनको अपना वर्कर मानते हैं, तो वो जो जुड़ाव है वो कायम है। मैं पहले भाजपा में था तो कांग्रेस के जो लोग हैं, सरकारें भाजपा की रही है 95 के बाद, और मैं जिला पंचायत जिला परिषद में मेंबर रहा हूँ, तालुका परिषद में मेंबर रहा हूँ, गांव का सरपंच रहा हूँ 10 साल तक। तो जो कांग्रेस वाले लोग थे वो तो विरोध में थे भाजपा के, वो काम नहीं होता था उनका। तो मैं अच्छा इंसान हूँ, तो रात में मेरे पास आ जाते कि भैया ये सुबह थोड़ा देखना पड़ेगा, आप करवा दो, तो मैं करवा देता था। और चुनाव में मुझे मदद करे ना करे, फिर भी मैं एक अच्छे इंसान की तरह उन लोगों का भी काम करता था। तो मेरी भाजपा पार्टी में सभी मेरे को बोलते थे कि ये नहीं करना, इसका काम नहीं करना, इसका काम नहीं करना, तो कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था। तो अभी मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, तो भाजपा वाले भी जब काम की ज़रूरत होती है तो मेरे पास आते हैं, तो मैं अपना मान के उनका भी काम कर देता हूँ। मतलब वो सवाल तो जो पूछा था वो सही है ना, लोगों ने जो आपको कहा। वो लोगों, ये तो लोग है, जनता है। जनता 100 तरह के सवाल करती है, मगर मुझे ऐसा किसी ने जनता की ओर से नहीं बोला था कि ये करो ये नहीं करो, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। और मैं जनता के बीच अभी गया भी नहीं था, पूछने के लिए भी नहीं गया था। जब मैं जाऊँ पूछूँ तब वो मुझे बताएंगे ना। अभी तो मैं कुछ किसी से कुछ पूछा भी नहीं हूँ, किसी से मिला भी नहीं हूँ। 8 महीना हो गया चुनाव रिजल्ट आने के बाद, किसी से इस बारे में बात नहीं किया कि क्या करना है। अभी सब अच्छा चल रहा है तो चला रहे हैं। आपने एनजीएन से बात की, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और आप इसी तरह दिल की बात जुबान पे लाते हैं। जी, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद।